हाँ। हेलो। आवाज़ आ रही क्लियर? हाँ। तो अभी तक हमने देखा था कि बहमनी किंगडम कितने 5 पार्ट्स में क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हुआ। इन 5 पार्ट्स में एक पार्ट क्या था, बेरार। तो अब इनके बारे में, ये जो 5 पार्ट्स थे इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल, छोटा छोटा डिटेल देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के हमें काम आएंगे। क्या? आगे चल के हमें काम आएंगे। क्या होता है, क्योंकि आगे चल के ये 5 हिस्से जो होते हैं ना, ये 5 नहीं रह जाते हैं, ये आगे चल के 5 किस्में 3 में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि बाकी 2 पर दूसरे अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ठीक। तो रिजल्टेंट कितना होता है, इनिशियल 5 पर रिजल्टेंट 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होता है वो यहां देखेंगे। तो लिखिएगा, बेरार द फर्स्ट रीजन टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बहमनी किंगडम। अगर मैं कहीं सल्तनत लिख रहा हूं या किंगडम लिख रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है। सल्तनत पर्शियन लैंग्वेज में है, किंगडम हमारे इंडियन लैंग्वेज में है, यानी इंग्लिश में कह लीजिए, या राजशाही कहेंगे तो हिंदी हो जाएगा, एक किंगडम कहेंगे तो हिंदी इंग्लिश हम लोग के लिए इजी पड़ता है। और वही सल्तनत कहेंगे, क्यों? क्योंकि पर्सिया में या वहाँ के हिसाब से जो रीजन का हेड है उसको सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान का एरिया सल्तनत, राजा का एरिया राजशाही। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फाउंडेड बाई, वही है, फतेहुल्लाह, फाउंडेड बाई फतेहुल्लाह इमाद शाह ऑफ द इमाद शाही डायनेस्टी, ऑफ इमाद शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बेरार हैड 2 कैपिटल्स। कौन? रागलीचिपुर एंड उसके बाद आया था गविलगढ़। अब बात यह कि बेरार बहुत दिनों तक टिका नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत बड़ा अंपायर नहीं था। तो हुआ क्या, लिखिएगा, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए, अहमदनगर एडेड बेरार टू इट्स एम्पायर इन 1574 CE। तो देखिए, अगर आपको मैंने अभी पढ़ाया है, बेरार जो है 1484 में बना था, और लगभग लगभग उसके 90 साल बाद अहमदनगर, जो ये भी क्या था, अहमदनगर भी किसका हिस्सा था, बीजापुर अंपायर से टूटकर अलग हुआ था। तो ये अहमदनगर इस बेरार को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो अब 5 में कितने बचे, 4 बचे। 5 में अब कितने बचे, बेरार को कौन ले लिया, अहमदनगर अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 5 में अब कितने बचे, 4 बचे। ठीक। बेरार के बाद अब लिखिए बीजापुर। बीजापुर की क्या कहानी है, लिखिएगा इसके बारे में। यूसुफ आदिल शाह, नहीं, यूसुफ आदिल शाह इस्टेब्लिश्ड आदिल शाही
आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर in 1489 CE, in 1489 CE। ठीक, अब इसके आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बीजापुर में लिखिएगा आदिल शाही सल्तनत hail themselves as the descendants of the Ottoman डायनेस्टी ऑफ तुर्की। तो ओटोमन के बारे में आपको बता रखा हूं मिडवल पीरियड के स्टार्टिंग में कि इंडिया में क्या हो रहा था और वर्ल्ड में क्या हो रहा था। और वर्ल्ड जब आप वहां देखोगे, जाओगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ओटोमन अंपायर तुर्की में डेवलप हुआ था और वही क्या बने थे, खलीफा, वही खलीफा के रूप में देखे जाते थे। ठीक है, तो वहां आपको ये चीज कंफर्म होगा। तो ये अपने आप को ओटोमन अंपायर से जोड़ लिया, यानी कि अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश है। हमने क्या देखा, जब भी कोई सुल्तान या डायनेस्टी अपने आप को क्या करती थी, गॉड से या फिर गॉड के रिप्रेजेंटेटिव से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करती थी, और इस तरह से इन्होंने भी किया। यहां तक कि अशोक ने भी अपने आप को क्या किया है, प्रिय नामदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय बताया है, देव नाम प्रिय बताया है। उसी तरह से जो राजपूत शासक हुए उन्होंने अपने आप को चंद्रवंशी, तो सूर्यवंशी यानी कि देवताओं से जोड़ा। फिर हमने बलबन को देखा, बलबन ने तो अपने आप को भी पर्सिया से जोड़ा था। तो ऐसे करके पुराने टाइम के ये हमेशा सिस्टम रहा है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए राजा महाराजा क्या करते थे, खुद को भगवान से या उनके वंशज से खुद को जोड़ते थे, या कोई बहुत बड़ा अंपायर हुआ करता था तो उससे खुद को जोड़ के दिखाते थे। नेक्स्ट लिखिए, अली आदिल शाह was married to चांद बाई, मैरिड टू चांद बाई नहीं, बीवी होगा, चांद बीवी, मैरिड टू चांद बीवी। ये कौन है, डॉटर, चांद बीवी कौन है, डॉटर ऑफ हुसैन निजाम शाह ऑफ अहमद नगर। तो अहमदनगर और बीजापुर के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इब्राहिम आदिल शाह फाउंडेड, इब्राहिम आदिल शाह फाउंडेड नौशापुर and made it his capital। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुगल एम्परर। ये मुगल एम्परर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। तो मुगल एम्परर औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब एडेड बीजापुर टू हिज एम्पायर इन 1868, सॉरी 1686, 1707 में तो मर ही गया था, 1686। तो अब देखिए बीजापुर अंपायर बना कब है, बीजापुर अंपायर बना है 1489 में, और
1686 में जाकर खत्म, यानी लगभग लगभग 200 साल बीजापुर अंपायर चला है। कितने? 200 साल तक बीजापुर अंपायर रहा है। हाँ, ये अलग बात है, बहुत बड़ा अंपायर नहीं बना, लेकिन 200 साल तक ये अपने आप को बनाए रखा। तो दो के बारे में लिखा, बेरार और बीजापुर। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड अहमदनगर। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अब लिखिए थर्ड, तो बेरार, बीजापुर और थर्ड होगा अहमदनगर। अहमदनगर के बारे में लिखिए। हाँ, लिखिए फाउंडर वाज मलिक अहमद। इसी वजह से अहमदनगर पड़ा, मलिक अहमद। फाउंडर वाज मलिक अहमद, हु established निजाम शाही डायनेस्टी इन 1490 CE। 1490 CE। कौन? मलिक अहमद। कौन है? मलिक अहमद। तो फाउंडेड द अहमदनगर, या फाउंडर ऑफ अहमदनगर वाज द मलिक अहमद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मलिक अहमद ट्रांसफर्ड his capital from जुनार टू अहमदनगर। तो इसने कैपिटल बनवाया अहमदनगर, वहीं पर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुगल्स अटैक्ड अहमदनगर for the first time during the period of मुर्तजा निजाम शाह। मुर्तजा निजाम शाह जब अहमदनगर का सुल्तान था या राजा था, तो मुगल्स ने पहली बार अटैक किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अहमदनगर वजीर, ये इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर वजीर कौन? मलिक अंबर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अहमदनगर वजीर मलिक अंबर। देखिए, इम्प्लीमेंटेड क्या? रैयतवारी। ये टैक्सेशन सिस्टम है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयत सेटलमेंट, जो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ। लेकिन रैयतवारी का सबसे पहले अगर स्टार्टिंग किसी ने किया तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने किया। रैयतवारी सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं? जब्ती मैकेनिज्म in the south on the basis of
टोडरमल, टोडरमल, on the basis of Todermal in the south, on the basis of Todermal's land arrangement। तो टोडरमल जो थे ना, ये टोडरमल अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में जो लैंड या रेवेन्यू का पूरा जो बंदोबस्त था वो टोडरमल के हाथ में था। तो टोडरमल ने लैंड एग्रीमेंट्स बनवाए थे, अरेंजमेंट किए थे। अकबर के टाइम पर फिर से पूरी जमीन को नापा गया और उसका एक नया व्यवस्था बनाया गया। तो उसी के हिसाब से, उसी बेसिस पर अहमदनगर के वजीर ने, जिसका नाम था मलिक अंबर, अपने राज्य के साउथ हिस्से में रैयतवारी सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अकबर के टाइम पर भी अहमदनगर था, बाद में इसको जीत लेते हैं शाहजहां। ठीक है, अकबर नहीं जीतता है, शाहजहां जीतता है। लेकिन अभी हमें ये याद रखना है कि टोडरमल के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अकबर यानी कि मुगल अंपायर में पढ़ेंगे। यहां हमें बस दोनों के बीच का ये लिंकिंग हमें याद रखना है, तो वहां भी याद आएगा और यहां भी पढ़ेंगे। तो जब दो दो बार पढ़ेंगे तो हमें ये याद रहेगा। ठीक, तो रैयतवारी सिस्टम इस्टेब्लिश किया था मलिक अंबर ने। कहाँ? अहमदनगर में, अहमदनगर के साउथ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल एम्परर शाहजहां एनेक्स्ड अहमदनगर इनटू मुगल एम्पायर, इन 1633 सी। 1633 में अहमदनगर भी मुगल अंपायर का हिस्सा बन गया। तो आगे जब आप देखोगे ना कि भाई ये सब मुगल बादशाह लड़ किससे रहे थे? इन्हीं सब से तो लड़ रहे थे, इन्हीं सब से तो लड़ रहे थे। कोई अलग से कोई नई सल्तनत नहीं आ जाएगी ना। ये बहमनी किंगडम, विजयनगर किंगडम या दिल्ली सल्तनत के टूटने से जो नए नए साम्राज्य बने थे, उन्हीं को फिर से जीत कर उन्होंने मुगल अंपायर बना दिया। पहले कोई और था, वो कमजोर हुआ तो सब फ्यूडल लॉर्ड अलग हो गए। तो दिल्ली सल्तनत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बाकी आए, इन्होंने उन सबों को जीत कर एक दिल्ली सल्तनत बनाया। फिर वीक हुई दिल्ली सल्तनत तो बाकी अलग हुए। फिर मुगल्स आए, मुगल्स ने फिर से सबको जीत कर एक कर दिया। और उसके बाद फिर तो लोकतंत्र ही आ गया, जब अंग्रेजों ने सबको इकट्ठा किया और बाद में जब वो गए तो संविधान आ गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बस यही है, मिलना, टूटना, फिर मिलना, फिर टूटना, यही पूरी कहानी चलती। पहले 16 जनपद बने, फिर उसको मगध ने एक्वायर किया। मगध में मौर्य सबसे बड़े थे, मौर्य वीक हुए तो फिर सब अलग अलग टूट गए। तो फिर गुप्ता ने सबको इकट्ठा किया, फिर गुप्ता वीक हुए तो फिर से टूट गए। तो यही कहानी तो चलती आई है, देखा जाए तो यही कहानी अभी तक चलती आई ना। नेक्स्ट लिखिए, गोलकुंडा। नेक्स्ट अहमदनगर के बाद कौन आएगा? गोलकुंडा। तो गोलकोंडा है या कुंडा? गोलकोंडा ऐसे लिख लीजिए, गोलकोंडा लिखिएगा। कुलीसा, कौन? कुलीसा was founder of कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा। नेक्स्ट लिखिए, इब्राहिम, इब्राहिम वाज द फर्स्ट रूलर among the
among the sultans of Golconda who attained the title of Qutub Shah. Ibrahim was the first ruler among the sultans of Golconda who attained the title of Qutub Shah. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुहम्मद कुली had established the हैदराबाद टाउन और बाद में ये क्या बना, एक सिटी और शहर बन गया। और आज हैदराबाद भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिजिटल या यूं कहे कि सिलिकॉन वैली में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, औरंगजेब एडेड गोलकोंडा into Mughal Empire in 1687। ठीक, ये हो गए कितने, 4 हो गए। अब एक बचा बिदर, 5वां क्या है, बिदर, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। तो ये मैं रब कर दो इतना। तो 4 हमने देखा, 5वां कौन है, बिदर। बेरार पहले हमने देखा था, बेरार के बाद देखा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, अब देख रहे हैं बिदर के बारे में लिखिए, कासिम बरीद established the बरीद शाही empire of बिदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कासिम बरीद सन आमिर अली बरीद declared himself independent in 1528 CE when सुल्तान कलीमुल्ला, लास्ट किंग है ना, ये लास्ट किंग है ना, तो कलीमुल्ला, हाँ when कलीमुल्ला ran away from बिदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आमिर अली बरीद शाह is known as the फॉक्स ऑफ डेक्कन। बड़ा ही चालबाज इंसान था ये। क्या था? चालबाज। जैसे लोमड़ी चालाक होती है ना, वैसे ये भी बहुत ही चालबाज और
स्वार्थी टाइप का, यानी अपना फायदा ढूंढना हर जगह, इस टाइप का ये इंसान था, इसलिए इसको फॉक्स ऑफ डेक्कन। नेक्स्ट लिखिएगा, टॉम्ब ऑफ आमिर अली बरीद, आमिर अली बरीद शाह इज सिचुएटेड एट बिदर। बिदर में इसका टॉम भी है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आदिल शाह डायनेस्टी ऑफ बीजापुर एडेड बिदर टू इट्स empire after defeating it in 1618 to 1619 CE, defeating it in 1618 to 19, 1618-19 के युद्ध में क्या हुआ था, बिदर को हराकर किसने, बीजापुर ने अपने अंडर ले लिया। तो इस तरह से मैंने क्या कहा था, 5 3 में कन्वर्ट हो गए थे, और फिर उन तीनों को बाद में टाइम टू टाइम किसने, मुगल्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये अब आपका काम है, आपका होमवर्क है कि आप ये लिस्ट बनाओगे कि 5 जो थे, तो पहले उन 5 को लिखिए, फिर किसने किसको जीता, और लास्ट में उसको किस मुगल शासक ने जीता। जैसे बेरार को अहमदनगर ने जीत लिया, और अहमदनगर को किसने जीता, शाहजहां ने जीता। तो बेरार और अहमदनगर मिलकर शाहजहां के साथ मुगल अंपायर के हिस्सा हो गए। बीजापुर को औरंगजेब ने जीता, गोलकोंडा को औरंगजेब ने जीता, और बिदर को बीजापुर जीता, और फिर बीजापुर को किसने जीता, बताइए, औरंगजेब ने जीता। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 3 में हुए, और फिर उन तीनों को, मैक्सिमम को औरंगजेब और एक को कौन, शाहजहां ने जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि बहमनी किंगडम 5 हिस्सों में टूटा, उन 5 के फिर 3 हिस्से में कन्वर्ट हुआ, और फिर उन तीनों को जाकर वो किस में मिल गए, मुगल अंपायर के हिस्से बन गए। तो इस तरह से हमने इनकी हिस्ट्री भी देखी। अब बाकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कहाँ पर, जब मुगल एम्परर पढ़ेंगे तो वहां पर बाकी चीजों को देखेंगे। ओके, तो यहां तक अब हम लोगों ने क्या देख लिया, बहमनी किंगडम। और बहमनी किंगडम के बाद हमने देखा कि वो कैसे 5 हिस्सों में टूटता है, और फिर वो 5 हिस्से आपस में कौन किस पर अटैक करके, तो 5 कन्वर्ट हो गए 3, और फिर इन तीनों को किसने, मुगल्स ने अपने साथ मिला लिया। तो ये मुगल्स वाला हिस्सा तो मुगल एम्पायर में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है कि बहमनी से 5 से कैसे 3, और फिर वो 3 में कौन कौन मुगल्स के किन किन शासकों ने उसको जीता। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ के बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में उन राज्यों को जो दिल्ली सल्तनत से अलग तो हुए, दिल्ली सल्तनत से अलग तो हुए, लेकिन वो ना ही बहमनी के हिस्सा बने, ना ही विजयनगर के हिस्सा बने। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह गए, जैसे गुजरात, मालवा, मेवाड़, और इनको डायरेक्ट फिर क्या होगा, मुगल्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो हम इन राज्यों को देखेंगे, गुजरात, मालवा, मेवाड़, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और उसको हम लोग देखेंगे फिर मुगल अंपायर के टाइम में देखेंगे कि मुगल्स कैसे उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। बाकी अगर कुछ भी ऐसा आपको डाउट लगे या
कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए उसके बारे में, मैं आपका वहाँ पर मदद करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video. Thank you very much.